देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात मुझे भारी बारिश के चलते ट्रक को हाईवे के साइड में लगाना पड़ा। देर तो हो ही चुकी थी और अब इस मूसलाधार बारिश के कारण और भी देरी होने वाली थी। खैर, जब मूसलाधार बारिश बूंदाबांदी में बदली तो मैंने ट्रक स्टार्ट किया और वहां से आगे बढ़ा। अभी कुछ दूर आया ही था कि ट्रक का इंजन आवाज़ करने लगा, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि ट्रक अब कभी भी बंद पड़ सकता है। तो ऐसे में मुझे जल्द से जल्द कीमची पहुंचना था ताकि ट्रक में आई खराबी को ठीक किया जा सके। कीमची अभी 16 किलोमीटर दूर था, तो मुझे लगा कि 16 किलोमीटर दूर तक तो ट्रक चली ही जाएगी। पर जैसे ही ऊंचा हार का पुल आया तो वैसे ही ट्रक का इंजन एकदम से बैठ गया। ट्रक के बंद पड़ते ही मैं मुसीबत में पड़ गया, क्योंकि ऊंचा हार का पुल सिंगल लाइन का पुल था और मेरा ट्रक पुल के बीचों बीच बंद पड़ गया था, जिसका मतलब था कि मेरी वजह से दूसरों को परेशानी होने वाली थी और ये परेशानी मेरे लिए एक बड़ी मुसीबत थी। इसलिए मैंने जल्दी से बलदेव को उठाया। बलदेव मेरा ही पार्टनर था जो उस वक्त मेरे साथ ही ट्रक में था। जैसे मैंने बलदेव को उठाया तो वैसे ही बलदेव अपनी आंख मसलता हुआ बोला, पहुंच गए क्या? अभी बलदेव के मुंह से इतना ही निकला था कि तभी वो चीखते बोला, अरे भाई, तूने ये ट्रक को ऊंचा हार के पुल पर क्यों रोक रखा है? जल्दी से पार कर इस पुल को। बलदेव भाई के ये कहते ही मैंने कहा कि अरे यार, मैं इसे कैसे पार करूं? इंजन तो सीज हो गया है। जैसे ही मैंने इंजन की सीज होने की बात की तो वैसे ही बलदेव भाई ने कहा, जल्दी से ट्रक से उतरो और इस पुल को पार करो। उनके ये कहते ही मैं फौरन ही ट्रक से नीचे उतरा और भागते उस पुल को बलदेव भाई के साथ पार कर लिया। इससे पहले मैं बलदेव भाई से इस हड़बड़ी का कारण पूछता कि तभी उस पुल पर धमधम की आवाज़ें होने लगी, मानो कि बहुत से लोग उस पुल पर एक साथ कूद रहे हों। पर वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पर उस धमधम से हो रहे कंपन से हमारा ट्रक पुल के एक और खिसकने लगा। अब ये देखकर मैं चीखते हुए बलदेव भाई से बोला, भाई ये सब क्या हो रहा है? हमारा ट्रक तो पुल के किनारे की तरफ खींचा जा रहा है। अभी मैंने बलदेव भाई से इतना ही कहा था कि तभी हमारा ट्रक एक झटके से पुल से नीचे गिर पड़ा। ट्रक के पुल से नीचे गिरते ही बलदेव भाई ने मुझसे कहा, अब चाहे जो भी हो जाए पीछे पलट कर मत देखना और ना ही किसी के पुकारने पर जवाब देना है जब तक कि संत बाबा के मठ तक नहीं पहुंच जाएं। इतना बोलकर बलदेव भाई आगे बढ़ गए और उनके आगे बढ़ते ही मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। अभी मैं यही सोच रहा था कि बलदेव भाई ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं कि तभी पीछे से किसी ने बलदेव भाई को उनका नाम लेते पुकारा, अरे बलदेव, बहुत सालों बाद इधर आना हुआ। हम लोग कब से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। चल अपने किए की माफ़ी मांग या फिर हमारे साथ चल। पीछे से जो कोई भी बलदेव भाई से बात कर रहा था उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भारी थी। साथ ही उस वक्त मुझे ठंड का भी एहसास हो रहा था। पर हैरानी वाली बात ये थी कि मुझे पसीना भी खूब आ रहा था। वो जो कोई भी था अभी भी लगातार बलदेव भाई से बात किए जा रहा था, पर बलदेव भाई चुपचाप तेज कदमों से आगे बढ़ जा रहे थे और उनके पीछे पीछे मैं भी सरपट भागे जा रहा था। पर जब पीछे से उसने मेरा नाम लेते हुए कहा, मदन, बलदेव का साथ छोड़ दे, नहीं तो ये भी तुझे हमारी तरह कभी न कभी मार देगा, जैसा कि उस रात इसने हम लोगों को इस पुल से नीचे फेंक दिया था। उसने जब ये बोला कि बलदेव ने उनका खून किया था तो ये सुनकर मैं वहीं पर रुक गया, क्योंकि बलदेव भाई स्वभाव से भी घमंडी थे और कभी कभी वो मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार भी करते थे। पर मैंने उनसे काफ़ी उधार ले रखा था, इसलिए मैं बलदेव भाई के खिलाफ नहीं गया। अभी मैं मन ही मन बलदेव भाई की करतूतों को याद ही कर रहा था कि अचानक ही बलदेव भाई का सब्र का बांध टूट गया और वो चीखते हुए पीछे पलटे और बोले, मैंने अकेले ही सारे गलत काम नहीं किए, तू भी बराबर का भागीदार रहा है। अभी बलदेव भाई के मुंह से इतना ही निकला था कि तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उस तेज हवा के झोंके के साथ बलदेव भाई का सर एक झटके के साथ उनके धड़ से कटकर सड़क पर गिर पड़ा। ये मंजर देखते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा पसर गया और मैं कुछ ही देर में बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं उसी हाईवे के किनारे पर पड़ा हुआ था।
अब तक सुबह भी हो चुकी थी और वहाँ हाईवे पर गाड़ियाँ भी आ जा रही थी। मैंने बलदेव भाई की लाश ढूंढने की भी कोशिश की, मगर बलदेव भाई का ना तो कटा हुआ सर मिला और ना ही उनकी बॉडी। यहाँ तक कि वो ऊंचा हार का पुल जो पिछली रात हमारे ट्रक के नीचे गिरने से टूट गया था, तो वो भी बिल्कुल दुरुस्त लग रहा था। खैर, सवालों की गठरी सर पर उठाए मैं वहाँ से पहुँचा कीमची, जहाँ मेरी मुलाकात नेहरू से हुई। दरअसल नेहरू बलदेव भाई का कभी खलासी हुआ करता था, पर बलदेव के बदतमीजी के चलते उसने उसका साथ छोड़ दिया और आज यहाँ कीमची में मैकेनिक का काम कर रहा है। नेहरू से मुलाकात होते ही उसने पूछा, बलदेव जिंदा है या फिर मर गया? उसके इस सवाल का कारण मैं समझ सकता था, इसलिए मैंने नेहरू को पिछली रात घटी घटना के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनने के बाद नेहरू मुस्कुराते बोला, मुझे मालूम था कल वो ऐसी ही मौत मरेगा। उसने भी तो उस रात लाल एक्सप्रेस में 3 औरतों को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। नेहरू के ये कहते ही कि बलदेव ने 3 औरतों को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। अब ये सुनकर मैं सन्न रह गया और जब मैंने नेहरू से सवाल करते पूछा, कब हुआ ये सब, तब नेहरू ने कहा, उस वक्त बलदेव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो गया था। उसका कोई भी काम नहीं बन रहा था, जिसके चलते बलदेव चोरी छुपे चिरौटा से भागा और फिर मेरी मुलाकात बलदेव से लाल एक्सप्रेस में हुई। चूँकि मैंने बलदेव को एक बार अपने चाचा के साथ देखा, तो ऐसे में जब मैंने बलदेव को ट्रेन के गेट पर देखा तो झट से पहचान गया और हम दोनों की बातचीत शुरू हो गई। पर जल्दी मुझे एहसास हुआ कि बलदेव कोई कांड करने वाला है, पर क्या, ये तो मुझे मालूम नहीं था। पर जैसे ही रात के 2 बजे और ट्रेन में खामोशी पसरी, तो वैसे ही बलदेव का असली मंसूबा बाहर आ गया। उसने 3 औरतों को बड़ी ही चालाकी से बेहोश किया और फिर उन्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया और उनका सामान लूट लिया। अब ये सब देखकर मेरी भी हालत पतली हो गई और डर के मारे मैंने उस वक्त कुछ भी नहीं बोला। मेरे कुछ ना बोलने के चलते बलदेव को लगा कि मैं उसके साथ हूँ, इसलिए उसने मुझे अपने साथ रख लिया और लूट का कुछ हिस्सा मुझे देने लगा। उसने कई लूट और हत्याओं को अंजाम दिया। उसके बढ़ते गुनाहों से मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और मैं उससे अलग हो गया। हालांकि उसने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वो मुझे भी मार देगा। दोस्तों, नेहरू की बात सुनकर मुझे लगा कि बलदेव के साथ जो हुआ ठीक ही हुआ। खैर, उस हादसे के बाद मैंने भी अपना दूसरा काम शुरू कर लिया और अब सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और कहानी की ओर। दोस्तों, सूरज डूब चुका था। चंबल स्टेशन की टिमटिमाती पीली रोशनी में धूल के कण हवा में तैर रहे थे। करण ने अपनी थकी हुई आंखों को मलते हुए ट्रेन की खिड़की से बाहर झांका। कोलकाता से शुरू हुआ उसका सफर अभी सुनसान स्टेशन पर आकर रुक गया था। ट्रेन को यहाँ रात भर रुकना था क्योंकि इंजन में कुछ खराबी आ गई थी। करण ने अपनी सीट से उठकर कंधे पर बैग टांगा और प्लेटफार्म की ओर बढ़ा। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा था, जैसे कोई अनदेखी नज़र उसे देख रही हो। चंबल स्टेशन छोटा था, पुराना और उजाड़। लोहे की बेंचें जंग से लाल हो चुकी थी और दीवारों पर पान की पिक के दाग समय की कहानी को बयां कर रहे थे। प्लेटफार्म पर कुछ यात्री इधर उधर बिखरे हुए थे, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी ट्रेनों में ही सो रहे थे। करण ने सोचा कि वो स्टेशन के बाहर किसी गेस्ट हाउस में रात बिताएगा। उसने सुना था कि चंबल का इलाका डकैतों और रहस्यों से भरा है, लेकिन वो इन बातों को पुरानी कहानियों का हिस्सा मानता था। प्लेटफार्म के एक कोने में जहां रोशनी मध्यम थी, तो वहां पर एक किन्नर खड़ा था। उसका चेहरा भारी मेकअप से ढका हुआ था। लाल लिपस्टिक, काजल की मोटी रेखाएं और माथे पर चमकती हुई बिंदिया। उसकी साड़ी चटक लाल थी जो हवा में हल्के से लहरा रही थी। करण ने उसकी ओर देखा और उस किन्नर की आंखें उससे टकराई। वे आंखें बहुत ही गहरी थी, जैसे काले कुएं जिनमें कुछ अनकहा रहस्य छिपा था। तभी करण ने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और किन्नर की ओर बढ़ा। उसने सुना था कि किन्नरों को पैसा देना शुभ होता है। तभी उस किन्नर ने पैसे लेते हुए उसकी हथेली को हल्के से छुआ, तो उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि करण के रोंगटे खड़े हो गए। उस किन्नर ने एक मुस्कान भी दी, लेकिन उस मुस्कान में कुछ था जो करण को बेचैन कर गया। तभी वो स्टेशन से बाहर निकला और पास के एक छोटे से गेस्ट हाउस में एक कमरा ले लिया।
गेस्ट हाउस बहुत ही पुराना था, दीवारें नम थी और लकड़ी का बिस्तर था। कमरे में एक टिमटिमाती ट्यूबलाइट थी जो बार बार झपक रही थी। तभी करण ने अपना बैग बिस्तर पर रखा और खिड़की खोल दी। बाहर चांदनी रात थी, लेकिन चंबल की नदी के किनारे का सन्नाटा उसे परेशान कर रहा था। तभी उसने खिड़की बंद कर दी और वो बिस्तर पर लेट गया। उसे नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने किन्नर की वो मुस्कान बार बार उभर रही थी। तभी वो रात गहरी होने लगी और कमरे में अचानक ही ठंडक बढ़ गई। करण ने कंबल खींचा, लेकिन ठंड कम ही नहीं हुई। उसे लगा कि कोई कमरे में है, तो उसने आंखें खोलकर इधर उधर निगाहें घुमाई, लेकिन वो कमरा खाली था। पर फिर भी हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए फूलों की। तभी उसने अपने दिल की धड़कनों को सुना, तो वो बहुत ही तेज हो रही थी। तभी अचानक ही ट्यूबलाइट एक बार जोर से झपकी और वो बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया, जैसे कोई काला पर्दा कमरे पर गिर गया हो। तभी करण ने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई, तो उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। पर फिर भी उसे लगा कि कोई कोने में खड़ा है, तो उसने टॉर्च की रोशनी कोने की ओर घुमाई, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं था। पर उसका दिल अब ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और फिर उसने खुद को समझाया कि ये सब उसका वहम है। लेकिन तभी उसने अपने कंधे पर एक ठंडा स्पर्श महसूस किया, जिसके चलते वो चौंक कर पलटा, लेकिन वहाँ पीछे कोई नहीं था। तभी उसकी सांसें तेज हो गई और उसने फ़ोन को कसकर पकड़ा और वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। पर कमरे का दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन उसे लगा कि कोई बाहर खड़ा है। तो उसने कानों को तेज किया, तो सन्नाटे में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। करण। वो आवाज़ इतनी धीमी थी कि वो समझ ही नहीं पाया कि ये हवा का शोर है या कुछ और। उसने दरवाजे की ओर देखा, पर दरवाजे के नीचे से एक हल्की सी छाया हिलती दिखाई दी, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। पर उसका गला अब सूख गया था। उसने हिम्मत जुटाकर वो दरवाज़ा खोला, लेकिन उस वक्त गलियारा पूरा खाली था। गेस्ट हाउस की मध्यम रोशनी में दीवारों पर अजीब सी परछाइयाँ बन रही थी। वो वापस से कमरे में आ गया और अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। तभी उसने सोचा कि वो सुबह होने तक जागेगा, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, तो उसे अपने शरीर में एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। पर उसकी पलकें अब भारी होने लगी थी, जैसे कोई उसे नींद में खींच रहा हो। वो बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उस किन्नर की आंखों में खोया हुआ था। पर उसे लगा कि वो आंखें अब भी उसे देख रही हैं, कमरे के अंधेरे में कहीं छुपी हुई हैं। लेकिन अचानक ही उसे अपने पैरों पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। तभी उसने झटके से कंबल हटाया, लेकिन कुछ नहीं था वहाँ पर फिर भी वो सनसनाहट उसके पूरे शरीर में फैल गई। फिर उसने टॉर्च फिर से जलाई और उसने बिस्तर के नीचे देखा, तो वहाँ पर कुछ था, एक लाल कपड़ा जो हवा में हल्के से हिल रहा था। फिर उसने डरते हुए उसे छुआ। ये वही लाल साड़ी थी जो किन्नर पहने हुए था, पर उसका दिल अब जोर से धड़क रहा था। तभी उसने साड़ी को उठाया, लेकिन वो इतनी ठंडी थी कि उसकी उंगलियां सुन्न हो गई। अब रात के आखिरी पहर में करण को लगा कि अब वो अपने शरीर में नहीं है, यानी कि उसका दिमाग एक अजीब से कोहरे में डूब रहा था। उसे सपने में चंबल की नदी का किनारा दिखाई दिया, जहां पर वो किन्नर खड़ा था। पर उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा गहरी थी, जैसे दो काले भंवर जो उसे अपनी ओर खींच रहे थे। तभी करण ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हिल ही नहीं रहा था। पर किन्नर की छाया अब उसके करीब आ रही थी और उसकी मुस्कान अब और भी भयानक हो गई थी। तभी अगली सुबह की पहली किरण उसके कमरे में आई और फिर करण की आंख खुल गई, तो वो बिस्तर पर पड़ा था, पसीने से तर। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन वो लाल साड़ी गायब थी। तभी उसने अपना बैग उठाया और वो गेस्ट हाउस से बाहर निकल गया। स्टेशन पर ट्रेन तैयार थी, तो उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो किन्नर कहीं नहीं थी। पर फिर भी उसे लगा कि कोई उसे अभी भी देख रहा है। पर सुबह की धुंधली रोशनी में चंबल स्टेशन का प्लेटफार्म और भी ज़्यादा उजाड़ लग रहा था। तभी करण ने अपनी सांसों को नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। गेस्ट हाउस के उस कमरे में बिताई रात ने उसके भीतर कुछ बदल दिया था। उसका बैग कंधे पर लटक रहा था, लेकिन उसका वजन उसे पहले से कहीं ज़्यादा भारी लग रहा था, जैसे उसमें कोई अंधे का बोझ जुड़ गया हो। तभी ट्रेन की सीटी बजी और वो तेजी से प्लेटफार्म की ओर बढ़ा।
पर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। लेकिन वहाँ पर सिर्फ सन्नाटा था और हवा में वही ठंडक जो रात से अब तक बनी हुई थी। ट्रेन में चढ़ते वक्त उसने अपने चेहरे को शीशे में देखा तो उसकी आंखें लाल थी, चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की बूंदें साफ साफ चमक रही थी। वो अपनी सीट पर बैठा, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं था। उसके नर की वो लाल साड़ी जो रात को बिस्तर के नीचे दिखी थी, वो अब भी उसके दिमाग में कौंध रही थी। वो साड़ी गायब कैसे हो गई? क्या वो सचमुच वहाँ थी या ये सब उसका वहम था? तभी उसने अपनी जेब टटोली जहाँ उसने किन्नर को दिए पैसे निकाले थे। वो जेब खाली थी, लेकिन उसे याद था कि उसने कुछ नोट अपने बैग में भी रखे थे। तभी उसने वो बैग खोला तो उसका दिल धक से रह गया, क्योंकि बैग के सबसे ऊपरी हिस्से में उसके कपड़ों के बीच एक छोटा सा लाल कपड़ा मड़ा हुआ रखा था। वो वही साड़ी का टुकड़ा था, चटक लाल, ठंडा, और उसमें वही सड़ी हुई फूलों की गंध थी। पर करण ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। उसने बैग को जल्दी से बंद किया और खिड़की की ओर देखने लगा। ट्रेन भी अब चल पड़ी थी और चंबल का स्टेशन धीरे धीरे अब पीछे छूट रहा था, लेकिन उसका मन अभी भी उसी रात में अटका हुआ था। बाहर के दृश्य धुंधले हो रहे थे। चंबल नदी का किनारा, जंगल के घने पेड़ और दूर दूर तक फैली बंजर जमीन। उसने सुना था कि चंबल का ये इलाका सिर्फ डकैतों के लिए नहीं, बल्कि पुरानी आत्माओं के लिए भी बेहद ही मशहूर है। उसने इन बातों को हमेशा अपनी हंसी में उड़ा दिया था, लेकिन अब उसका विश्वास डगमगा रहा था। ट्रेन की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ करण को अपने शरीर में एक अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी। उसकी उंगलियां बेहद ही ठंडी थी और उसका सिर चकराने लगा था। उसने अपनी आंखें बंद की, लेकिन अंधेरे में उसे फिर से वही आंखें दिखाई दी, किन्नर की गहरी काली आंखें जो उसे घूर रही थी। तभी उसने झटके से अपनी आंखें खोली तो सामने की सीट पर एक बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा था और बगल में एक महिला अपने बच्चों को सुला रही थी। उस वक्त सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन करण को लग रहा था कि वो इस ट्रेन में अकेला है, जैसे बाकी के लोग सिर्फ छायाएं हों। पर रात होने से पहले ट्रेन एक और स्टेशन पर रुकी। तभी करण ने फैसला किया कि वो यहाँ पर उतर जाएगा, क्योंकि अब वो और सफ़र नहीं कर सकता था। उसका गंतव्य अभी 2 स्टेशन दूर था, लेकिन उसका शरीर और मन दोनों ही थक चुके थे। वो स्टेशन के बाहर निकला और एक छोटी सी धर्मशाला में उसने कमरा लिया। ये धर्मशाला बेहद ही पुरानी थी, लेकिन गेस्ट हाउस की तुलना में थोड़ी साफ सुथरी थी। कमरे में एक छोटा सा मंदिर था जिसमें माँ दुर्गा की एक मूर्ति भी रखी थी। तभी करण ने मूर्ति के सामने सिर झुकाया, शायद इसलिए कि उसे अब किसी दैवीय शक्ति की जरूरत महसूस हो रही थी। पर रात को जब वो बिस्तर पर लेटा तो उसे फिर से वही ठंडक महसूस हुई। कमरे की खिड़की बंद थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। तभी उसने अपना बैग देखा जो कमरे के कोने में रखा था, पर उसे डर था कि अगर उसने बैग खोला तो वो लाल कपड़ा फिर से उसे दिखाई देगा। पर उसने किसी तरह अपने आप को समझाया कि वो इसे सुबह देखेगा, लेकिन उसे नींद फिर भी नहीं आई, क्योंकि उसका दिमाग बार बार उस किन्नर की ओर लौट रहा था। उसकी वो मुस्कान, उसका ठंडा स्पर्श और उसकी आंखों में छिपा वो रहस्य, ये सब उसे अंदर तक हिला रहा था। पर अचानक ही कमरे की रोशनी झपकी तो करण ने चौंक कर ऊपर देखा तो ट्यूबलाइट फिर से स्थिर हो गई, लेकिन अब कमरे में एक हल्की सी छाया दिखाई दे रही थी। वो छाया दीवार पर थी, लंबी और पतली। तभी करण ने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और दीवार की ओर देखा, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर भी उसे लगा कि वो छाया हिल रही है, जैसे कोई धीरे धीरे उसके करीब आ रहा हो। उसका गला सूख गया और उसने बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर अपना कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उसे अपने पैरों में कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ। तभी उसने नीचे देखा तो फर्श पर लाल रंग का एक द्रव फैल रहा था, जिससे खून, लेकिन उसमें वही सड़े फूलों की गंध थी, जिसे देखते करण का शरीर कांपने लगा। पर उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी जाम था। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं हिला। फिर वो खिड़की की ओर दौड़ा, लेकिन खिड़की भी अटक गई थी। कमरे में अब ठंड इतनी बढ़ गई थी कि उसकी सांसें हवा में भाप बनकर दिख रही थी। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो छाया अब साफ नजर आ रही थी, एक लंबी आकृति जिसके सिर पर लंबे बाल लहरा रहे थे। वो आकृति धीरे धीरे करण की ओर बढ़ रही थी। तभी उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो माँ दुर्गा का नाम जपना शुरू कर दिया, लेकिन उसके कानों में फिर से वही फुसफुसाहट गूंजी,
दोस्तों उस रात करण को लगा कि वो अपने शरीर से बाहर निकल रहा है। उसका दिमाग एक अंधेरे भंवर में डूब रहा था। उसे अपने सपने में चंबल नदी का किनारा दिखाई दे रहा था। नदी का पानी काला था और उसमें से एक लाल साड़ी तैरती हुई ऊपर आई, जिसके बाद एक किन्नर वहां पर खड़ा था और उसकी आंखें अब जल रही थी जैसे दो लाल कोयले। उसने अपनी हथेली करण की ओर बढ़ाई और उस हथेली में एक छोटा सा दर्पण था। करण ने दर्पण में देखा तो उसका चेहरा अब उसका नहीं था। उसकी भी आंखें काली थी और उसका चेहरा किन्नर की तरह बन गया था। तभी उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ भी अब गायब हो गई थी। पर सुबह होने पर करण की आंखें खुली तो वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था और वो कमरा वैसा ही था जैसे रात को था। फर्श पर कोई लाल द्रव नहीं था और दरवाज़ा आसानी से खुल गया। फिर उसने बैग खोला तो अब वो लाल कपड़ा गायब था, लेकिन उसकी उंगलियों में अभी भी वही ठंडक थी और उसका चेहरा अभी भी पीला था। फिर वो धर्मशाला से बाहर निकला और स्टेशन की ओर बढ़ा। ट्रेन में चढ़ते वक्त उसने एक बार फिर अपने चेहरे को शीशे में देखा तो उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। वे अब पहले जैसी नहीं थी। करण अपने गंतव्य पर पहुंचा, लेकिन वो अब वही करण नहीं था। वो दिन रात उस किन्नर की छाया को महसूस करता था। हर रात जब वो सोने की कोशिश करता तो उसे लगता कि कोई उसके कमरे में है। हर बार जब वो दर्पण में देखता तो उसे लगता कि उसकी आंखें अब उसकी नहीं है। चंबल की उस रात ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।